खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी पूरा आसमान बाकी है। इसी पॉजिटिव कोटेशन के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में लक्ष्मी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो और श्री गणेश का निवास हो और माँ दुर्गे के आशीर्वाद के आपके जीवन में केवल और केवल प्रकाश ही प्रकाश हो। तो एक नए चैनल और एक नई शुरुआत करते हैं हम एजुवर्स IAS, एजुवर्स न्यूज डिस्कशन। यहाँ पे हम देखेंगे द हिंदू का एनालिसिस, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सभी आर्टिकल्स को, सभी न्यूज़ को, उसके बैकग्राउंड को और धीरे धीरे यहाँ पे हम जैसे कि मैप के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है मैंने और साथ ही मेंस के क्वेश्चन और धीरे धीरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर। देखिए ये न्यूज़ आती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले अगर वर्ड आ रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। तो बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। न्यूज़ क्या है, आखिर क्या हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1300 करोड़ रुपए का जो है फाइन गूगल के ऊपर लगा दिया। क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल के ऊपर फाइन लगा सकता है? यस, जी हाँ, लगा सकता है। क्यों लगाया, क्यों फाइन लगा दिया है गूगल के ऊपर? देखिए सबसे पहले ये बात निकल के आती है कि इसको न्यूज़ को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलेंगे कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऐसे फाइन्स क्यों लगाता है और क्या इसके पास कैसी पावर से फाइन लगाने की, जिससे आपको न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये क्या कहता है, जो भी कभी आपको सामने अगर दिखता है कि किसी ने ट्रेड में प्रैक्टिस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर ली है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969 MRTP एक्ट। MRTP जो एक्ट आया था, इस एक्ट को रिपेल करके, इस एक्ट को हटा के रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन का जो एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट 2002 लेके आए। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन में? राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन में। को याद रखना है किसके रिकमेंडेशन पे? राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन में। यूपीएससी के अंदर या फिर किसी स्टेट पीसीएस के अंदर ये से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसके रिकमेंडेशन में ये CCI स्टैब्लिश हुआ था। देखिए हम न्यूज़पेपर तो एनालिसिस कर ही रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ लें और ख़त्म। न्यूज़ के साथ साथ बैकग्राउंड भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूपीएससी जनरली इसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहता है उसके बैकग्राउंड पे जाता है यूपीएससी और उस बैकग्राउंड से वो टॉपिक्स को निकालता है, उसके स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है। तो ये रोबस्ट कंपटीशन इन्वायरमेंट बना रहे, इसलिए CCI इसके ऊपर वर्क करता है। प्रोएक्टिव इंगेजमेंट लेता है, मतलब खुद से ही आके करता है। ऐसा नहीं कि कोई सामने से बोले तो ये जाके काम करेगा, नहीं, ये क्या करेगा, खुद से देखेगा और नज़र रखेगा। कुछ ऐसा अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं तो ये उसके ऊपर जाके एक्शन ले सकता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, इन सभी के को ध्यान में रखते हुए ये जुरिडिक्शन लेता है। अब देखेंगे व्हाट इज कंपटीशन एक्ट 2002। ये क्या है? कंपटीशन एक्ट पास इन 2002, अमेंडेड कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। इसका अमेंडमेंट भी हुआ है 2007 में, इसको अमेंड किया गया है।
इट फॉलोज द फिलोसफी, ये किस फिलोसफी को फॉलो करता है? मॉडर्न कॉम्पिटिटिव लॉस को फॉलो करता है। ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर एक जो है एक आ जाए और एक बंदा जो भी आ जाए, सपोज ये चिंटू है, चिंटू बहुत ज़्यादा होशियार है और उसने क्या कर लिया कि मोनोपोली क्रिएट कर ली पूरे मार्केट के अंदर। तो चिंटू ने क्या क्रिएट कर लिया? मोनोपोली। तो ऐसा ना हो इसलिए वो कौन है? CCI। तो CCI ने क्या किया? चिंटू को फटकार लगाई, डांटा, चिंटू बेटा ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे गूगल को फटकार लगाया और गूगल के ऊपर फाइन भी लगाया और ये बोला कि अगर आप अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाते नहीं हैं, उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो आगे ये फाइन को बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही सिर्फ फाइन लगाया गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर पहले भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया है, इवन यूरोपियन यूनियन ने और रशिया के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, तो अलग अलग देशों के अंदर भी गूगल के अंदर जो है गूगल के ऊपर फाइन लगते रहे हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर। यहाँ पे हम देखेंगे कि द एक्ट प्रोहिबिट, ये क्या करता है? ये जो कंपटीशन कमीशन, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है हमारा, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ से एंटी कॉम्पिटिटिव आए और एक ही पार्टी का क्या रहे? डोमिनेंट रहे। एक पार्टी का मतलब है एक बंदे का या एक इंडस्ट्री का या किसी भी चीज़ का एक जो है वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बराबर कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा सा आए और वो पूरे मार्केट को घेर कर रख ले। छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, या फिर वेंडर मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे जो लोग हैं जो वहाँ पे लगे हुए हैं, वो काम ही ना कर पाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को का भी इस्टेब्लिशमेंट गठन किया गया है ना, इस्टेब्लिश किया गया। इस बात को भी याद रखना है। गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल COMPAT को रिप्लेट किया किससे? NCLAT से, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल 2017 में। तो ये चीज़ें को भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर और न्यूज़ में एक बार नज़र मारते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए आप क्या करते हैं, गूगल को बोला कि देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लीजिए, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या रहता है? आपको गूगल पहले से इंस्टॉल मिलेगा, है ना। गूगल इंस्टॉल मिलता है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उसे हटा भी नहीं सकते। क्रोम वगैरह क्या रहता है? पहले से इंस्टॉल रहता है। अब जनरली अगर ऐसा रहता है तो लोग क्या करेंगे? लोग इसी का यूज करेंगे, गूगल का यूज करेंगे, क्रोम का यूज करेंगे। तो उनसे क्या हो रहा है? उनकी इनकम बढ़ रही है। और दो जैसे याहू हो गया सर्च इंजन, या फिर दूसरे सर्च इंजन है, वो क्या हो रहा है? वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बोला गया है कि गूगल क्या कर रहा है? गूगल जितने भी एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसके अंदर इस तरीके से जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है। और आप देखेंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखेगा कि गूगल प्ले स्टोर पहले से रहता है। तो ये क्या है? एक अनफेयर प्रैक्टिसेस है ना। कोई दूसरे जो है कंपटीशन आ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं और बोला गया है। तो गूगल कहता है कि देखिए ऐसा नहीं है। गूगल अपना वर्डिक्ट देता है, गूगल कहता है कि चीज़ें बोलता है कि ऐसा नहीं है, एप्पल हमारा कॉम्पिटिटिव भी है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, एप्पल को कॉम्पिटिटिव नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक एप्पल एक फिक्स दायरे में काम कर रहा है, एप्पल एक अलग ही बेस में काम कर रहा है ना। उसके अलग ही प्रोडक्ट है। आप तो क्या कर रहे हैं? एंड्रॉयड के जितने प्रोडक्ट हैं आप सब में यही चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे 1300 करोड़ का फाइन जो है गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बात हम समझते हैं कि ये क्या क्या करता है। जैसे प्रमोट सस्टेन कंपटीशन को प्रमोट करता है कि एक सस्टेनेबल कंपटीशन मार्केट के अंदर बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पार्टी का, एक ही इंसान का जो है, जैसे हमारे चिंटू थे तो चिंटू को क्या हो गया? डोमिनेंट रोल हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे गूगल का डोमिनेंट हो जाए। अब गूगल डोमिनेट करेगी, बाकी अदर कंपनीज जो है आ ही नहीं पाएगी मार्केट के अंदर, और फिर वो चाहे तो अपने हिसाब से रेट बढ़ा घटा सकती है और मार्केट को रेगुलेट कर सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट, फ्रीडम होनी चाहिए ट्रेड के लिए। एलिमिनेट प्रैक्टिस एडवर्स कंपटीशन, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है उसको एलिमिनेट करने का काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है।
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ये भी कौन ध्यान रखेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंपटीशन, इसको भी देखेगा कि कंपटीशन बना रहे, एडवोकेसी बना रहे। गिव ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू, जो भी कंपटीशन इशू है उसके ऊपर अपने ओपिनियन भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकती है ना। मैं आशा करता हूं ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। डिबेट ऑन हिंदी लैंग्वेज। अब देखिए सबसे बड़ी डिबेट निकल के आई है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम एक बार नजर मारते हैं स्टेटस ऑफ हिंदी। हिंदी क्या है, उसका स्टेटस क्या है ना। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज से। यूनियन शैल बी द हिंदी, क्या होनी चाहिए? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये याद रखना है, कैसी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी अगर ये 343 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, बट द इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडियन न्यूमरल विल बी यूज्ड द ऑफिशियल पर्पस। In the Constituent Assembly discussion, it was decided that English would be continue used for the period of 15 year. English को जो है next 15 year तक यूज किया जाएगा, ऐसा डिस्कशन में आया। किस डिस्कशन में? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन में आया कि चलिए जब तक हिंदी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है तब तक जो है 15 साल तक ये रहेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि 15 साल के बाद भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के इंग्लिश के जो यूज है, इंग्लिश का जो यूज है उसको बढ़ाया जा सकता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब आर्टिकल 351 भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अपहोल्डिंग यूनिटी अपोजिंग यूनिफॉर्मिटी, इस आर्टिकल के अंदर आपको दो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखने। आर्टिकल 343 आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आज ही आप रेफर करेंगे, आर्टिकल 343 जाएंगे और इसको रीड करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सारे काम मैं ही करूंगा, आपको भी करना है मेरे साथ साथ, तभी चीजें पढ़ेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करनी है। अभी समय आ चुका है कि आप क्या करें, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी, है ना। तो आर्टिकल 351 आपको जाके देखना है, आर्टिकल 343 आपको जाके देखना है, और ये दोनों आर्टिकल आज ही आपको याद कर लेने। क्या बोलता है आर्टिकल 351? इट इज द यूनियन गवर्नमेंट duty to promote the spread of Hindi so that it becomes a medium of expression for all element of constituent culture of India and also assimilate elements of forms of expression of Hindustani language listed in 8th schedule. 8th schedule क्या है ये भी आपको याद रखना है। आपको जाके 8th schedule के बारे में रीड करना है, स्टडी करना है पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर। देखिए यहाँ पे 3 लोगों ने ये आर्टिकल लिखा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये गलत है ना। हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इवन कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश आती हैं, और 8th शेड्यूल के अंदर हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं, है ना। ये याद रखना है। इन चीज़ों में क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो आप कंपेयर करके पढ़िए कि क्लियरिटी क्या है। क्लियरिटी होना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये नहीं है, तभी आप चीज़ों को याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म तक। वरना क्या होगा, एक चीज़ याद कर लेंगे और दूसरी चीज़ आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। वो नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा और आते हैं, वाई वॉज देयर अपोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को अपोज क्यों किया जा रहा है? देखिए आप, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास हुआ था, एंटीसिपेट एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर पीरियड। अब इसको क्या किया गया, अलाउड द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए 15 साल के बाद भी इसको बढ़ा दिया गया। इट ऑपरेट सेक्शन प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूटिंग द यूज ऑफ इंग्लिश एक्सपायरी ऑफ द 15 ईयर पीरियड। 15 साल के बाद भी इंग्लिश को बढ़ाने की यहाँ पे बात कर दिया, जो अभी तक यूज कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये सारी चीजें ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी रिटायर्ड द गवर्नमेंट कमिटी
रिटेरेट द गवर्नमेंट कमिटी मूव टुवर्ड द मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑल पर्पस। तो इन्होंने कोशिश की थी कि हिंदी को ऑल पर्पस के लिए जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, पर वो नहीं हो पाया। ठीक ठीक है। अभी हो क्या रहा है, हिंदी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ आर्टिकल 351 में कि इट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटी, यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्प्रेड करे हिंदी को। ठीक है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो रहा है यहाँ पे टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने की बात भी कर रहा है, लेकिन जो साउथ के स्टेट्स हैं या अदर ऐसे स्टेट है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, है ना, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो उनकी वजह से उनकी मदर टंग का एक तरीके से यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म जो है यहाँ पे हमारा वायलेट हो रहा है ना। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब ऐसा फेडरलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का बराबर बराबर रोल रहे। अगर हम हिंदी लैंग्वेज को इंपोज करते हैं तो क्या होगा, कैन अफेक्ट द लर्निंग एबिलिटी ऑफ नॉन हिंदी स्पीकर्स अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे जा सकता है, उनका लर्निंग कैपेसिटी भी नीचे जा सकती है। कैन ऑल्सो थ्रेटन द अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को भी थ्रेट हो सकता है, और हमारी जो डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से इंडिया को जाना जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको भी थ्रेटन हो सकता है। कुड ऑल्सो थ्रेटन द डाइवर्सिटी एंड फेडरलिज्म इन इंडिया, जो हमने अभी बात की। अभी आपको ये चीज याद रखना है। चलिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम आर्टिकल से उठाते हैं। आर्टिकल से, ये आर्टिकल्स के पॉइंट्स हैं, बैकग्राउंड भी है जो मैंने अलग से भी निकाला है ना, जो आर्टिकल्स के अंदर नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पे देखेंगे कि सबसे पहले जो हिंदी के अगेंस्ट जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी के अगेंस्ट जो चैलेंज हुआ था वो किसने किया था, ईवी रामास्वामी ने। तो ये नाम याद रखना है और आपको आज जाके इनके बारे में पढ़ना है। ये कौन थे, हिस्टोरिकल मैन है ना, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है इनको, तो इनको जाके क्या करना है, एक बार रीड करना है ईवी रामास्वामी के बारे में कि कौन थे, इनका बर्थ कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या काम किया है इंपॉर्टेंट। ये आपका होमवर्क है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ईवी रामास्वामी। ठीक है। ईवी रामास्वामी, अभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपोज किया था इन्हें पेरियार, PERI/AR, पेरियार में। क्लियर हुआ। इन तमिलनाडु के अंदर इन्होंने हिंदी जो इम्पोजिशन हुआ था उसके रिगार्डिंग इन्होंने इसका अपोज किया था। अब ये इम्पोजिशन कौन कर रहा था, तमिलनाडु। अगस्त 1937 में जो डिसीजन था, सी राजा गोपालाचारी जो उस समय कांग्रेस को लेड कर रहे थे, सी राजा गोपालाचारी जो थे उस समय कांग्रेस को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और 1937 में उन्होंने हिंदी को कंपलसरी किया था। मतलब बात की थी कि हिंदी को कंपलसरी करने की बात की थी सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। ठीक है। तो क्या बात की थी, सी राजा गोपालाचारी, याद रखिएगा, सी राजा गोपालाचारी ने, अब देखिए यहां से हमने क्या उठा लिया, हमने उठा लिया यहां से हिस्ट्री अपनी, और यहां से हिस्ट्री भी कनेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स में चीजें सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड आती है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ने का मौका मिलेगा इसके अंदर, है ना। तो 1937 में ये क्या थे, 1937 में कांग्रेस के अंदर थे, ये कांग्रेस को लेड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हिंदी जो है सेकेंडरी जो भी एजुकेशन है उसमें इंपोज की कर दी जाए, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए ईवी रामास्वामी ने, किसने, ईवी रामास्वामी ने, है ना, यार आप पूरा नाम लिख लेंगे, ईवी रामास्वामी ने पेरियार में, पेरियार कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, इसका बहुत जोरों से विरोध किया, है ना, और ये नहीं हो पाया इंपोज, है ना। तो पहले कौन थे, ईवी रामास्वामी, ये आपको याद रखना है। कभी भी इससे रिलेटेड आए क्वेश्चन तो आप इस चीज को जरूर मेंशन करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि डिस्कस व्हाई द गवर्नमेंट शुड कंसिडर अमेंडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 include more vernacular language in governance and not just confined to Hindi and English। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को इंक्लूड करना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन लिखना है, डिस्कस करना है ना। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। देखिए अब
कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा इस आर्टिकल के अंदर एक कंक्लूजन है। यहाँ पे आर्टिकल्स डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़ पढ़ लें और ख़त्म, बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा पढ़ रहे हैं दैट मीन्स आप गड़बड़ तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी। आप चीज़ों को सुधारिए। कैसे? आप आर्टिकल्स में से पॉइंट्स निकालिए और उन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ करना है। कुछ अच्छे पॉइंट्स आ गए तो आप उसको अलग से लिख के रख लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है। क्या है? पहले ऊपर से आप पढ़ेंगे कि इन द लाइट ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग द डेमोग्राफीज, if the parliament seats are relocated, it will widen the physical disparity between the Hindi speaking and non-Hindi speaking state. फिर आगे हम यहां पढ़ते हैं कि द बूम ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पे देखिए, द लिंकेज बिटवीन द लिंक लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स इज इंग्लिश। जो वर्ड की जो लिंकेज लैंग्वेज है, जो दुनिया चलती है, वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, है ना। आप जाएंगे यूएस के अंदर या अदर स्टेट या अदर कंट्री के अंदर, तो आप अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो जनरली लोग समझ लेते हैं, है ना। तो इंग्लिश क्या है? लिंकेज लैंग्वेज है। फिर हम आगे आते हैं, बात करते हैं। फिर हमने बात की कि इंडिया की जो ब्यूटी है वो क्या है। जो इंडिया की ब्यूटी है वो क्या है? स्टेबिलिटी लाई इन द प्लूरलिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी जो ब्यूटी है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी ब्यूटी कहाँ है? प्लूरलिटी में है, मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज में। हम क्या कर रहे हैं? प्लूरिटी, पहला पॉइंट। ब्यूटी किसमें है? इंडिया की ब्यूटी किसमें है? प्लूरिटी में और यूनिटी में। यूनिटी कैसी है हमारी? डाइवर्सिटी के साथ है हमारी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर इंपोजिशन हो जाता है हिंदी लैंग्वेज का तो क्या होगा? डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी, याद रखिएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में अंदर, कंक्लूजन जब भी दें। एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द वाई ऑफ इम्पोजिशन वन लैंग्वेज विल थ्रेटन इंडियाज यूनिटी। अगर हम किसी भी एक लैंग्वेज को इम्पोज करने की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा? बाकी जो अदर लैंग्वेज है वो जो है थ्रेटन्स में आ सकती हैं, है ना, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। यू कैन आइदर हैव अ यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, यू कैन हैव बोथ, यू कैन नॉट हैव बोथ। ओके, अगर या तो आपके पास यूनिटी होगा या फिर यूनिफॉर्मिटी, तो या तो आप यूनिटी लेके आ जाइए या फिर यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाइए। एक यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से कि एक ही चीज हर जगह चल रही है, तो या आप यूनिटी लेके आ जाइए जो कि डाइवर्सिटी के साथ अभी चल रही है हमारा, या आप यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाइए। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। यू कैन नॉट हैव बोथ, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, है ना। मैंने आपको बता दिया है। आप जाएंगे, न्यूज़पेपर भी उठाएंगे और वहाँ से ये चीज़ पढ़ लेंगे। और मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। नीचे लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आपको इसको रीड कर लेना है और पीडीएफ को पढ़ना है। आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हेट स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, प्रोएक्टिव डीलिंग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि आप प्रोएक्टिवली हेट स्पीच को डील करिए, वरना आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले लेंगे। कैसा लीगल एक्शन? फॉर्मल कंटेम्प्ट का, कि आप क्या करिए, आपके ऊपर क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा अगर आपने जल्दी से जल्दी बिना विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेन अगर आपको हेट स्पीच दिखती है तो आप क्या करिए, आप प्रोएक्टिव एक्शन लीजिए, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस को। जनरली यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहां की पुलिस को बोला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये क्या है, हेट स्पीच क्या है, ये टॉपिक आज आपका प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेट स्पीच के ऊपर जब भी कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यहीं से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये लिख लिया तो 100% आपका सिलेक्शन है ना, मतलब अच्छे से हो जाएगा ये पॉइंट। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको जाके पढ़ना है। अब हेट स्पीच क्या होता है? सबसे पहले हम जाते हैं हेट स्पीच होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आप आंसर राइटिंग के अंदर ये चीज इस तरीके से मेंशन करते हैं
कि लॉ कमीशन ने बोले थे कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडीज है और कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट निकल रहा है और उसमें से आप डेफिनेशन को लिख रहे हैं, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो दैट मीन उनको लगेगा कि हाँ बंदे ने क्या किया है, बंदी ने जिसने भी क्या किया है, इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट को रीड किया है और इसको अच्छे से नॉलेज है चीजों के बारे में। इन्होंने क्या बोला कि हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंटिमेट हेटेड प्राइमरीली अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। अगर इन सब चीजों के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, कोई हेट स्पीच फैला रहा है, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, वो हेट स्पीच के अंदर आएगी, है ना। कोई हेटनेस फैला रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन क्या, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन क्या, जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप है एक्स, दूसरा ग्रुप है वाई, एक लीडर है ये पर्टिकुलर लीडर क्या है, ऐसा बिलोंग करता है एक्स ग्रुप से, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर जो बंदा है, ये लीडर है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एक्स ग्रुप से। अब इसको चाहिए एक्स ग्रुप के वोट या कुछ भी इस तरीके से चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस ग्रुप के प्रति क्या करेगा, हेट स्पीच फैलाएगा, हेट स्पीच देगा और हेटनेस फैलाएगा अमंग दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर हेटनेस फैलाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वाले ग्रुप जो है इसको सपोर्ट करें। तो ये जो है पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो उसी के लिए कि अगर वो रेस के बेसिस में कि आप किस रेस से बिलोंग करते, एथनिसिटी के बेसिस में, जेंडर के बेसिस में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस में या रिलीजियस बिलीफ के बेसिस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी ऐसा रिलीजियस बिलीफ है उसके बेसिस में, या एंड दी लाइक, जो भी कोई पसंद नापसंद इस तरह की चीजें, इसके बेसिस में अगर आप हेटनेस फैलाते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इन सब चीजों को हेटनेस फैलाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा हेट स्पीच के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट, वो आएगा हेट स्पीच के अंदर। डेफिनेशन को रट लेना है, जी हाँ रट लेना है, कोई नहीं बोलेगा इस तरीके से। अब लोग बोलेंगे कि नहीं याद नहीं करना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल रट लेना है। अगर आपको याद करते बन रहा है तो आप ये डेफिनेशन को हेट स्पीच के रट लीजिए, और जब भी हेट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आए ये डेफिनेशन को आपको फटाक से लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं आप। अब देखिए, दिस हेट स्पीच एनी वर्ड स्पोकन, रिटन, साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन विद इन द हियरिंग ऑफ इंसाइट ऑफ अ पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉज फियर और अलार्म ऑफ इंसमेंट इज टू वॉयलेंस। कोई भी इस तरीके से करता है या वो बोल के करता है। हेट स्पीच का मतलब, स्पीच से आप सोच रहे होंगे कि बोल के करना, सिर्फ बोल के करना नहीं है ना। रिटन फॉर्म में किसने कर दिया, स्पोकन बोला, किसी ने साइन के थ्रू, है ना, इशारे के थ्रू भी कर दिया, या साइन के थ्रू कर दिया, या कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कर दिया, है ना, जो सामने वाले को सुनाई देता है, समझ में आता है, और वो समझ में आया उसके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से फियर फैल रहा, फियर कर रहा है ना, जो है फियर फैल रहा है ग्रुप के अंदर, इंस्टेंट वायलेंस फैल सकता है, ऐसी कंडीशन स्टार्ट हो सकती हैं, तो उसको हम हेट स्पीच के अंदर लेके आएंगे। क्लियर हुआ। कुछ एक डेटा देखते हैं जो एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी कहता है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसका डेटा बहुत ऑथेंटिक होता है और इस डेटा को हम अपने आंसर आर्टिकल के अंदर पुट कर सकते हैं। तो जब भी एनसीआरबी का डेटा बोला जाए उसको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है तुरंत ही। ये क्वेश्चन जो है आपका छूट के नहीं जाना चाहिए, ये यहीं पे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि एनसीआरबी हैज बीन अ यूज इंक्रीज इन द केस ऑफ रजिस्टर टू प्रमोट द हेट स्पीच इन द फोस्टर एनिमिटी। एनसीआरबी ने ही बोला है कि बहुत तेजी से जो है हेट स्पीच के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। As there was only 323 cases registered in 2014, जब 2014 में 323 केसेस रजिस्टर्ड थे हेट स्पीच के, लेकिन ये चीज बढ़ के 1804 केसेस हो गए हैं 2020 में। देखिए कितनी तेजी से जंप लिया है। आप सोचिए ना कि 300, जहां पे 300 केसेस थे हेट स्पीच के 2014 के अंदर, वहीं पे 6 साल के अंदर, 6 इयर्स के अंदर अंदर क्या हो गए हैं, 1804 केसेस जो हैं हेट स्पीच के बढ़ के हो गए। तो इस डेटा को जब भी आप पुट करेंगे, बहुत रिलेवेंट डेटा है। तो कौन से डेटा आपको याद रखना, कौन से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी, मैं यहां पे आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाइए और आप 1000 चीजें याद रख लीजिए। जो छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है, ऐसे पॉइंट्स अगर आप आंसर राइटिंग में लिखते हैं, आपके यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं लॉ क्या कहता है हेट स्पीच से रिलेटेड।
सेक्शन 295 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा सेक्शन 295 ए कहता है, पनिश करता है स्पीच राइटिंग साइन दैट, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वही डेफिनेशन वहीं पे, मेलिशियस इंटेंट से सिटीजन्स और रिलीजियस बिलीफ, जो भी इस तरीके से फाइन इम्पोज करता है और अप टू 3 ईयर्स तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो 3 साल तक की सजा है और कुछ फाइन भी इसके अंदर है। क्लियर हुआ? अगर वो भी हेट स्पीच के अंदर पाया जाता है तो सेक्शन कौन सा है? आईपीसी का सेक्शन 295 ए। तो अगर आप चाहें तो अगर आप याद कर सकते हैं तो इस डेटा को याद करिए, वरना ऐसा जरूरी नहीं है। याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है, और ये याद कर लेंगे 3 साल तक की सजा मिलती है और फाइन भी हो सकता है ना? तो ये आपके लिए ही थोड़ा सा आसानी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के क्या इंटरप्रिटेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन क्या क्या है आए हैं अभी तक, वो हम देख लेते हैं। इससे ध्यान से देखिए, राम जी लाल मोदी केस, ये एक इंपॉर्टेंट केस था हेट स्पीच से रिलेटेड। तो अगर कभी भी आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर आपने देखिए कितने डायमेंशन कवर कर लिए, आपने एनसीआरबी का डेटा दे दिया, आपने डेफिनेशन दे दी, आपने केसेस बता दिया, है ना, आपने एक केस बता दिया, आपने आईपीसी का सेक्शन बता दिया, आपने लॉ वाले जो एस्पेक्ट था वो भी कवर कर दिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का केस एक पुट कर देते हैं, दैट मीन्स सोने पे सुहागा हो जाएगा। राम जी लाल मोदी केस 1957, लीगलिटी ऑफ द सेक्शन 295 ए was affirmed by the 5 judge bench of the Supreme Court in this case. Supreme Court reasoned that while Article 19 Clause 2, हमारा 19 Clause 2 आर्टिकल है, अब हेट स्पीच जो हो गई, हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब इनके बीच एक तरीके से क्या है, जंग छिड़ी हुई है ना। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट रीजन दैट आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ये हमारा आर्टिकल 19 हमको ये प्रोवाइड करवाता है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या, रीजनेबल लिमिट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर बना रहे उसके लिए क्या है, रीजनेबल लिमिट पुट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट, है ना? ऐसा नहीं कि आपको बोलने का, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है तो आप कुछ भी बोलेंगे और पब्लिक ऑर्डर को बर्बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट आपको। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, द पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 295 ए, जो अभी हमने पढ़ा है इंडियन पेनल कोड का, जिसके तहत क्या मिलता है, हेट स्पीच से रिलेटेड हमें इम्प्रिजमेंट मिलता है, 3 साल तक का हो सकता है, हमें नहीं, मतलब जो करता है ना। द पनिशमेंट अंडर द 295 ए डील्स विद द एग्रीगेट फॉर्म ऑफ ब्लेस्फेमी विच कमिटेड द मैलिशियस ऑफेंडिंग द रिलीजियस सेंसिबिलिटी ऑफ द क्लास, वही सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट एक केस आता है, याद रखिएगा ये भी केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया केस 1960। तो राम मनोहर लोहिया केस याद रखिएगा 1960 का। एक हमने याद रखा राम जी लाल मोदी केस, देखिए राम जी और यहाँ पे क्या है, राम मनोहर। आज क्या है, दीपावली है ना। अब ऐसे आपको याद करवा देता हूँ, आज दीपावली है ना, और दीपावली के दिन क्या है, राम जी से रिलेटेड है ना। दीपावली क्यों मनाते हैं आपको पता ही होगा, है ना, आप तो होशियार लोग हैं यार, आपको तो सब मालूम रहता है ना। तो राम जी आए थे अयोध्या, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं इस दिन। अब राम जी लाल मोदी केस 1957, ये याद हो रह जाएगा। सेकंड कौन सा है, राम जी हेट स्पीच नहीं करनी है ना, भड़काऊ भाषण नहीं देना है, इस तरीके से कुछ नहीं बोलना है जिससे क्या हो जाए कि दंगा फसाद ये सारी चीजें फैल जाए, है ना। शांति का प्रतीक रखना है ना। आज के दिन हमको ये करना है, तो बल्कि हर दिन करना है ना। तो ऐसे याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं, है ना। तो ये सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया केस था 1960। तो राम से रिलेटेड केस याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया केस एक हो गया और दूसरा राम जी लाल मोदी केस 1957। देख टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं यही याद करवा दूंगा। अगर आपने ढंग से डिस्कशन सुना है तो वो टॉपिक आपका क्लियर होना ही है। जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, है ना।
घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज स्टेटेड द लिंक बिटवीन द स्पीच स्पोकन एंड एनी पब्लिक डिसऑर्डर कॉज अ रिजल्ट इट शुड बी अ क्लोज रिलेशनशिप रिट्राइविंग सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी। फर्दर 2011 में कंक्लूड किया गया इंटीसमेंट इम्पेडिंग द अनलॉफुल एक्शन के ऊपर इसमें एक्शन लिया जाए। That state must meet the very high bar before the public disturbance and justification suppressing expression। तो किसी के भी एक्सप्रेशन को सप्रेस करने से पहले और पब्लिक में डिस्टर्बेंस ना हो, इन सब का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाए। ये इसके अंदर बोला गया है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। तो हेट स्पीच रिलेटेड हमने ये चीजें देख ली, कुछ और चीजें देख लेते हैं और आपका आंसर यहां से क्लियर हो जाएगा। आप है ना फटाफट देख लेते हैं, आप नजर मारते हैं। टू व्हाई देयर इज नीड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच के बीच में क्या डिस्टिंक्शन, हेट स्पीच लॉ से बीच में क्या होना चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन है, तो हमें क्या है अब जरूरत है कि हेट स्पीच से रिलेटेड हम एक अलग से लॉ लेके आए, है ना। ये जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो ये पॉइंट को जरूर मेंशन करेंगे, है ना। जैसे कि 295 कंसीडर इट कैन नॉट बी स्टेटेड डिसिप्लिन, लोग बोलते थे हम क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस तो बहुत जरूरी है। तो अभी क्या डिस्टिंक्शन नहीं हो पा रहा, बहुत ही ज़्यादा एक पतली सी लाइन गई हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीच के बीच में। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक अलग से लॉ लाने की जरूरत है ना। तो वही सारी चीजें बताई गई हैं इसके अंदर। लॉस लैक क्लियरिटी, लॉ के अंदर जो है क्लियरिटी नहीं है, उस क्लियरिटी को भी लेके आने की जरूरत है। यूज डिस्पेरिटी बिटवीन इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल वर्डिंग, क्या हो सकता है एक्चुअल वर्डिंग का, हो सकता है उसने जो बोला उसका जो वर्डिंग जो बोला है उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग अलग अलग लगाए, तो इस सब चीज के बीच में लॉ जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए हमको एक अलग से लॉ लेके आने की जरूरत है और जो इससे रिलेटेड चीजों को डील करे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जनरली प्रोहिबिट द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, है ना। इंटरप्रिटेट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर वो काय की डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, क्रिटिसिज्म तो होते रहना चाहिए। जब क्रिटिसिज्म होगा तो फिर उसको चीज़ों को सुधार किया जाएगा और फिर क्रिटिसिज्म होगा फिर सुधार किया जाएगा, तो हम इम्प्रूवमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एसेंस हो गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ें हेट स्पीच है क्या नहीं है, प्रॉपर अच्छी तरीके से हमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना। एक लाइन जो है खींचने की आवश्यकता है हेट स्पीच और इसके अंदर की सबटल बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ फेथ ऑफ हेट स्पीच वाइवर सॉल्यूशन टू कीप ब्लास्फेमी इन अ लॉ टू मेक इट नॉन क्रिमिनल। तो इसको नॉन क्रिमिनल बनाने की आवश्यकता भी है ना। ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ बोला, थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, उसको हेट स्पीच के अंदर रख के और गवर्नमेंट ने बदला ले लिया, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो बैलेंस्ड अप्रोच रखने की आवश्यकता है यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसको हेट स्पीच के अंदर रखा और उनको अंदर डाल दिया। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर लाइन की लॉस की जरूरत है। ये सब आपको अपने आंसर के अंदर रखना है। हमने दोनों का पक्ष देखा, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करी, क्रिटिकल एनालिसिस किया इसके अंदर हमने हेट स्पीच का, पूरे आर्टिकल को हमने डिटेल से समझा। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। एक छोटा सा ये मतलब आर्टिकल है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्राजील की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ब्राजील में अभी इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे ये दो लोग हैं इलेक्शन में। अभी क्या होता है वहाँ पे अगर 50% +1 वोट अगर नहीं होता है तो फिर से इलेक्शन सेकंड होता है। जो भी मैक्सिमम 2 लोग कैंडिडेट रहते हैं, 2 पार्टी रहती हैं, इन दोनों के बीच में फिर से इलेक्शन होता है, जो कि अभी 30 अक्टूबर को होने वाला है। उसके रिलेटेड ये आर्टिकल्स आया हुआ, तो उसमें ये पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, क्योंकि हर कहीं कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होता ही है, सीखने लायक होता है ना। आज आपको क्या करना है, होमवर्क है आपका ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट है, इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है, तो आपको ब्रिक्स के बारे में जाके थोड़ा सा रिसर्च करनी है। ठीक है, क्या करना है, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जाके पढ़ना है और रिसर्च करनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि
जैसे ब्राज़ील भी डेमोक्रेटिक है, इंडिया भी डेमोक्रेटिक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी दो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस बार भी कंपैरिजन से रिलेटेड आर्टिकल आया था, है ना, सॉरी क्वेश्चन आया था आपके मेंस के अंदर, है ना। तो इसलिए आप इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए या आर्टिकल आए तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये सारी चीज़ें बात की गई हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, जैसे कि इंडिया की जैसे वहाँ पे भी ईवीएम का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है ना, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट सेम डे आ जाते हैं, है ना। कंपलसरी वोटिंग, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, ब्राजील हैज अ कंपलसरी वोटिंग एंड डुअल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजन नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, आपको तो ये पता ही होगा, है ना। वहां पे क्या है, ऑल सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स है डब्ड इनटू कम्युनिस्ट एंड बीइंग कम्युनिस्ट इज टेरिबल थिंग्स, है ना। तो जो जितनी भी सोशल और वेलफेयर स्कीम है वो कहीं ना कहीं किस में डब्ड है कम्युनिज्म में डब है, ये याद रखना है ना। हाँ, अब याद रखना है कि ब्राजील ने एक बहुत अच्छी चीज इनोवेट की थी और इंट्रोड्यूस किया था 1989 में। याद रखिएगा 1989 में ब्राजील ने लेके आए थे क्या, बजट से रिलेटेड। कौन सा बजट, पार्टिसिपेटरी बजट। याद रखिएगा पार्टिसिपेटरी बजट लेके आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से चीजें, जब भी आपको निकल के आए तो आप चीजों को याद रखिए, है ना। तो पार्टिसिपेटरी बजट जो है इंट्रोड्यूस किया था 1989 में, है ना, जो कि डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं आप। फिर इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ कि इनोवेशन केरला के अंदर जो है पीपल्स कैंपेन ऑफ 9th प्लान डेमोक्रेटिक इनोवेशन जो है बोलसा के अंदर ये किया गया। ये सब भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। तो कुछ इतना खास नहीं है, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, है ना। और ये कि याद रख सकते हैं कि द फर्स्ट राउंड इलेक्शन टेक प्लेस एवरी ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ द फर्स्ट संडे। वो सब इतना आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़, है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड अदर लेवल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ब्राजील के अंदर मिक्स्ड होता है। ब्राजील के अंदर जो इलेक्शन होता है, ये पूछा जा सकता है आपके कि इंडिया इलेक्शन और ब्राजील के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है। तो वहाँ का जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा मिक्स्ड होता है ना, थोड़ा सा मिक्स फॉर्म का होता है। एफपीटीपी भी होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो दोनों चीजें ये जो है ब्राजील के इलेक्शन में देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर एफपीटीपी को फॉलो किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो इलेक्शन से रिलेटेड हमने कंपैरिजन कर लिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक कुछ न्यूज में नजर मार लेते हैं, जैसे कि धारवी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये क्या है धारवी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है, एशिया का बिगेस्ट क्लस्टर स्लम है। धारवी जो प्रोजेक्ट है, धारवी एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये 20 साल से प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ था, स्टक था। अभी फिर से इसके ऊपर बात चल रही है और फिर से अब इसमें देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। धारवी क्या है, फेमस जगह है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम है, वर्ल्ड का एक कह सकते हो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम है ना। और वो कहाँ है, इंडिया के अंदर ही है ना। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। देखिए कितनी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप, ये शर्मनाक बात है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और वहां पर कितने सारे लोग रहते हैं। एस्टिमेट कहा मनाया जाता है तो लगभग 1 मिलियन पीपल लीव यहाँ पे धारवी के अंदर रहते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है और वो भी इतने बड़े स्लम के अंदर। तो जरूरत है ना इसको अभी इतने आज के टाइम पे इसको चेंज करने की, इन सबको घर देने की, प्रॉपर अच्छे तरीके से सैनिटेशन और हेल्थ इन सब का ध्यान रखने की, है ना। तो इसके ऊपर बात करेंगे अपन। अ सिटी विथ इन अ सिटी, अ सिटी विथ इन अ सिटी, है ना। ध्यान से देखिए, एक सिटी है हमारी मुंबई महाराष्ट्र, उसके अंदर ही एक सिटी है, मतलब एक अपने आप में ये सिटी है। 1 मिलियन पीपल मजाक नहीं होता है। 1 मिलियन पीपल कोई आइलैंड और छोटे छोटे देशों की तो प्रॉपर क्या होती है, पूरी पॉपुलेशन होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना। तो सिटी विद इन ए सिटी ऐसा कहा जा रहा है। वन एंडिंग द स्ट्रेच ऑफ नैरो डर्टी लाइन्स, ओपन शेवर और क्रैम हट्स। तो
झोपड़ियाँ पट्टी टूटी हुई है, स्लम इस तरीके चल रहे हैं, नालियाँ बह रही हैं, ऊपरी खुली हुई हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, और बहुत तेज़ी से जो एक तरीके से हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो जो है डिग्रेड हो रहा है, नीचे जा रहा है, और उसका नुकसान हो रहा है ना। वाइल्ड लैंड 535 एकड़ के ऊपर ये जो है फैला हुआ, मेंटेन बाय द इंडिविजुअल्स, इसको मेंटेन करते हैं, है ना। अभी धारवी जो स्लम है कब आया था, 1884 में ये स्टार्ट हुआ था धारवी स्लम। सोचिए बहुत पुराना स्लम है ना। फिजा फोक वगैरह यहाँ पे छोटे छोटे जो लोग हैं काम करने वाले वो यहाँ पे रहते हैं, और ये माइग्रेंट जो वर्कर जो आते हैं वो कहाँ, वो यहीं पे आके रहते हैं, जनरली अट्रैक्ट करते हैं माइग्रेंट वर्कर तो साउथ मुंबई के अंदर, है ना। फिर ड्यू टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कॉज की वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा एक आर्टिकल है धारवी से रिलेटेड। अभी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि इसमें रीडेवलपमेंट स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो SRA है, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने 48.35% ऑफ द मुंबई जो पॉपुलेशन जो स्लम में रहती है उनको घर देने की बात करी है, और उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात की है। देखते हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स और न्यूज़ जो है फ्यूचर में आते ही रहेंगे, तो हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो छोटी सी न्यूज़ है वो है इनविजुअल डिसीजेज व्रेक हैवॉक ऑन कमर्शियल सैंडलवुड कल्टीवेशन। अभी जो हमारा सैंडलवुड है ना, इसके ऊपर क्या हो जाए, एक इनविजुअल तरीके से इसको एक बीमारी लग रही है ना, डिसीज हो रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कैसी बीमारी है, SSD, याद रखिए ये SSD डिस्क नहीं है आपका, SSD एक क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, है ना। तो सैंडलवुड स्पाइक डिसीज याद रखिएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से बीज से फैल रही है, जो अपन बीज बो रहे हैं, है ना, कल्टीवेशन कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। तो जो भी एरोमेटिक मतलब जो सुगंध देते हैं ना, बहुत प्यारी सी सुगंध देते हैं, तो एरोमेटिक जितने भी प्लांट्स हैं जनरली उसमें ज़्यादा देखने को ये मिल रही है। कुछ की पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, नेचुरल पॉपुलेशन सैंडलवुड सैंडल फॉरेस्ट जो है केरला के अंदर है ना। ये मारीमूर कुछ होगा, है ना। केरला वेरियस रिजर्व फॉरेस्ट इन कर्नाटका के अंदर भी है, रिजर्व फॉरेस्ट है। MM हिल्स मलाई मंदेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जाके इंटरनेट में सर्च करना है और ये देखना है ये सेंचुरी कहाँ है। इन्फेक्टेड विथ SSD क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैकग्राउंड में क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं कि MM हिल्स, मैं कल आपको ये भी बताऊंगा, बट आपको आज ये जाके देखना है ना। चलिए, सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बतानी है, और इसके बारे में कुछ लाइंस अगर आप लिख सकते हैं। मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको सर्च करना है, और आपको तैयार करना है कुछ 1-2-4 लाइन की नोट्स इसके ऊपर, ठीक है। इट इज इन्फेक्शियस डिसीज विच कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा की वजह से ये डिसीज जो है फैल रही है। इन्फेक्टियस डिसीज है, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है ना। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल पैरासाइट, ये क्या है, एक बैक्टीरियल पैरासाइट है ऑफ प्लांट टिश्यू का, बैक्टीरियल पैरासाइट है, ट्रांसमिट बाय द इंसेक्ट वेक्टर। जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है कि जो एजेंट है जो डिसीज को फैलाने का काम कौन कर रहा है। अब प्लांट्स एक दूसरे के पास तो चल के आ नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ कीड़े हैं जो यहाँ से लेके प्रभावित होते हैं इस डिसीज से, इसको लेके, और इस जो वायरस नहीं है, याद, ये इन्फेक्शियस डिसीज है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरिया है। ध्यान रखिएगा, फाइटोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है। इट इज नॉट अ वायरस, ये एक वायरस नहीं है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। कंफ्यूज जाएगा, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए वायरस बोलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल पैरासाइट है जो कि प्लांट में ट्रांसमिट हो रहा है। कौन ट्रांसमिट कर रहा है इसको, इंसेक्ट ट्रांसमिट जो है कर रहे हैं, प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन भी हो रहा है, इन्वॉल्व है यहाँ के इसके अंदर प्लांट टू प्लांट, लेकिन जो मेनली हो रहा है वो वेक्टर जो है इंसेक्ट्स भी कर रहे हैं। इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक इन्फेक्शन का, है ना। नो ऑप्शन बट टू कट डाउन, पेड़ को काटने पड़ेगा, कोई वही नहीं है ना। पहला कब देखा गया था, फर्स्ट पहली रिपोर्ट कब आई थी इस चीज़ की, जो रिपोर्ट किया गया था कोडागू कर्नाटका 1899 में। इसको, ये ऐसा नहीं कि नई सी बीमारी है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तेजी से फैल रही है।
तो ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि सैंडलवुड स्पाइक डिसीज क्या होता है, क्या ये वायरस से फैल रहा है? नहीं, ये कैसे बैक्टीरिया से फैल रहा है? ये किससे फैल रहा है? बैक्टीरिया से। कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा किसकी वजह से फैल रहा है? ये फाइटोप्लाज्मा की वजह से। इसमें वेक्टर कौन कौन सा है? ये प्लांट, क्या इसके अंदर प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन अलाउ है या होता है? यस, प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन है। क्या अदर भी इसके फैलने का तरीका है? जी हाँ, इंसेक्ट वेक्टर जो भी है इसको जो है इसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। मोर देन 1 मिलियन सैंडलवुड ट्रीज आर रिमूव फ्रॉम द कोडागू की वजह से रिमूव कर दिए गए माइसोर रीजन 1903 से 1916 तक, है ना। बहुत सारे, जो आप सोचिए ना, मिलियंस ऑफ सैंडलवुड को यहाँ से हटाया गया, काटा गया इस डिसीज की वजह से। कंसर्न क्या है? 1 to 5% ऑफ द सैंडलवुड ट्री लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू दिस डिसीज। 1 से 5% क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मूवीज भी आ रही हैं, आई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी इसके ऊपर बन रही हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो 1 to 5% ऑफ सैंडलवुड लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू डिसीज। साइंटिस्ट वार्न दिस इट कुड वाइप आउट द इंटायर natural population if measures are not taken in the prevalent spread. Another concern is delay in arresting trending the result in the disease spreading the cultivation of sandalwood trade. Reason? The present rapid spread of infection is largely due to restriction of green felling forest. जो पेड़ कट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ध्यान रख रखाव नहीं किया जा रहा है। तो ये जो हेल्दी ट्रीज हैं वो भी इसके वजह से इसके अंदर आ रहे हैं और इसकी वजह से डिसीज जो है फैल रहा है ना, याद रखना। ग्रीन फीलिंग क्या है? ग्रीन फीलिंग सिविकल्चर फीलिंग है, इज अ फेलिंग ऑफ द ट्रीज ऑफ 1 or more टाइप। एक से ज़्यादा ट्री, जब एक से ज़्यादा टाइप की ट्री फेलिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिविकल्चर फीलिंग, है ना। फॉलिंग नहीं है, फीलिंग है, FELLING, ध्यान रखना है। ग्रीन फीलिंग या सिविकल्चर फीलिंग। सिविकल्चर क्या होता है? क्वेश्चन अराइज होता है ना आपके मन में, व्हाट डू यू मीन सर सिविकल्चर, ये क्या होता है? हमने पढ़ा ही नहीं सर, आप बता देंगे थोड़ा सा? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। सिविकल्चर क्या होता है? सिविकल्चर इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कंट्रोलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट वुडलैंड टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द वैल्यूज लैंड ओनर्स ऑफ द सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टिम्बर, वाटर रिसोर्सेज, रिस्टोरेशन, रिक्रिएशन एंड सस्टेनेबल बेसिस। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सिविकल्चर एक प्रैक्टिस है, एक तरीके से प्लांट्स वगैरह की एक कमर्शियल क्रॉप को यूज किया जाता है ना, और उसको एक ग्रोथ दिया जाता है, कंपोजिशन और क्वालिटी, फॉरेस्ट, वुडलैंड, डाइवर्स, है ना। डाइवर्स जो है, हम क्या करते हैं, एक ही प्रकार की क्रॉप को नहीं वो करते हैं, अलग अलग प्रकार, जैसे सैंडलवुड वगैरह हो गई, है ना। ये सब का क्या होता है? सिविकल्चर होते हैं, है ना। इन सब के ऊपर खेती होती है एक तरीके से, और इसको कमर्शियली क्रॉप को ग्रो किया जाता है। कुछ रिसेंट स्टेप उठाए गए हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बेंगलोर ज्वाइन द पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस की 3 ईयर स्टडी किया गया है, इनिशिएट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसको फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 50 लाख का इसको मिला है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। मिनिस्ट्री क्वेश्चन में हमेशा गलत लिख दी जाती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष याद रखना है। फाइनेंशियल एलोकेशन 50 लाख रुपए का मिला है ना। सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस सैंडलवुड रिसर्च वुड एंड इंस्टीट्यूट भी है, ये आपको याद रखना है। अब रेड सैंडलवुड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा मैप है और इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना। तो रेड सैंडल्स बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नाम है, याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये आपसे यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जनरल वनडे एग्जाम जो होते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम, उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो आप चाहें तो अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको याद रख भी सकते हैं। एंडेमिक टू साउथ इंडिया, याद रखिएगा। एंडेमिक टू साउथ इंडिया का क्या मतलब है सर? एंडेमिक टू साउथ इंडिया का मतलब है ये साउथ इंडिया से ही बिलोंग करता है ओरिजिनली, ओके। They are found in the tropical dry deciduous forest of Palakonda and Seshalam Hills range of Andhra Pradesh and also found in the Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. तो रेड सैंडलवुड कहाँ पाए जाते हैं बताइए जरा मुझे। रेड सैंडलवुड पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये 4 स्टेट के नाम तो बहुत अच्छे याद रखना है। साउथ के जो 4 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 4 स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। मेनली इनके लिए कैसे फॉरेस्ट रहते हैं याद रखिएगा, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट।
बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट रहता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है तो ये पॉइंट जरूर आएगा। तो ये आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी कवर हो रहा है ना। पालाकोंडा एंड सेसलम हिल्स, जाके मैप में नजर मारना है पालाकोंडा कहाँ है और सेसलम हिल्स कहाँ है ना। ये आंध्र प्रदेश के रेंज है, लेकिन इसको आपको नजर मारना है। कौन, चलिए बताइए, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, जैसा भी है आपको क्या करना है, मैप में लोकेट करना है पालाकोंडा और सेसलम हिल्स को, है ना। पालाकोंडा और सेसलम हिल्स को आप ये लोकेट करेंगे, ये आपका होमवर्क है ना। ये जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको ये चीज़ करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भी है। रेड सैंडल्स यूजुअली ग्रो इन रॉकी डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड विथ रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए इसके लिए, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, रेड सॉइल होनी चाहिए। रॉकी लैंड्स में डिग्रेडेड जो फेलो लैंड से वहाँ पे भी ये ग्रो अच्छे से हो जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN हैड पुट दिस अंडर द नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर इसको पुट कर दिया है। आप लोगों को पता ही होगा IUCN क्या है ना। नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर कर दिया गया है। अर्लियर एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इसको मेंशन था रेड लिस्ट के अंदर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस कैटेगरी के अंदर है। अपेंडिक्स सेकंड के अंदर CIT जो साइट्स हैं उसके अंदर क्या है, ये अपेंडिक्स 2 के अंदर मेंशन है, तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपेंडिक्स 2 क्या होता है, स्पीसीज विच आर नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड एंड एक्सटिंक्ट बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल अवॉइड यूटिलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, साइट अपेंडिक्स 2 के अनुसार बता रहा हूँ मैं, बट उसमें जो रेगुलेशन है बहुत ही कंट्रोल्ड होगा, है ना, कि उनका जो ट्रेड होगा बहुत कंट्रोल, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध ट्रेड हो रहा, कंट्रोल्ड वे में ट्रेड होगा। इसीलिए कई जगह इसकी स्मगलिंग वगैरह भी देखी जाती है। हमने मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी थी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप तो मूवी देखते रहते हैं। चलिए, इट इज़ नोन एज रिच यू एंड थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज इसके अंदर। इसकी जो डिमांड है अक्रॉस द एशिया, पर्टिकुलरली चाइना और जापान में, फॉर द कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए, वुड वर्क के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि क्या ही बताऊं, बहुत महंगा मिलता है ये, है ना। इट इज़ पॉपुलर कैन बी गॉस टू फैक्ट दैट टन ऑफ द सैंडलवुड कॉस्ट, 1 टन की कॉस्ट जो है लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की होती है। मतलब 100 किलो जो अगर आप ले लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो वैल्यू है 50 लाख रुपए से लगभग 1 करोड़ रुपए तक की है। अच्छा सैंडलवुड है, अच्छा गहरा मतलब रंग का है और अच्छा गहरा है, तो अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके मार्केट में 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यू मिल जाती है ना। तो सोचिए कितना ज़्यादा महंगा है ना, याद रखिए। अब मैप देख लेते हैं आज, थोड़ा सा हर दिन मैप के छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं, है ना। अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और ये देखिए यहाँ पे किश्तवाड़, हेमिस हाई एल्टीट्यूड, ग्रेट हिमालय। किश्तवाड़ और हेमिस कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये हेमिस हाई एल्टीट्यूड कहाँ है, लद्दाख के अंदर है, ठीक है। ग्रेट हिमालयस ये यहाँ पे याद रखना है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है ना। वैली ऑफ फ्लावर और कॉर्बेट दोनों याद रखना है। ये सरिस्का याद रखना है आपको, राजस्थान के अंदर। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर याद रखना है आपको, और रणथंबोर नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी याद रखना है और बांधवगढ़ याद रखना है, और वन विहार भी है, वन विहार भोपाल में है ना। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर, और कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवावा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी याद रखना है ना। तो जितने भी नेशनल पार्क है बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको ना सारे नेशनल पार्क, अभी मैपिंग की एक सीरीज भी लेके आऊँगा, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे ये मैपिंग, और फिर एक मैं सीरीज भी लेके आऊँगा जहाँ पे सारे जो नेशनल पार्क है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल कमिटी विल प्रोब इलीगल फीलिंग ऑफ द ट्रीज इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इलीगल तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, गिराया जा रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, है ना। उससे रिलेटेड सेंट्रल कमेटी ने इसको बोला है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये हमने देखा उत्तराखंड के अंदर है, ये न्यूज़ में है। जिम कॉर्बेट के नाम के ऊपर इसको नाम रखा गया है। पार्क इज होम टू 30 टाइगर्स का ये घर है, जो कि बहुत बड़ी प्रजाति है, वर्ल्ड हाईएस्ट
टाइगर डेंसिटी, देखिए इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जहां पे है, सोचिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। पखारो टाइगर सफारी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड फर्स्ट टाइगर सफारी। तो इंडिया की उत्तराखंड की पहली टाइगर सफारी कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। पखारो, पखारो टाइगर सफारी, पखारो टाइगर सफारी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द उत्तराखंड फर्स्ट टाइगर सफारी। इट इज नेम्ड आफ्टर द जिम कॉर्बेट, ब्रिटिश हंटर, ट्रेकर, नेचुरलिस्टिक एंड ऑथर थे ये, बहुत अच्छे आदमी थे, और इनके ऊपर में ये जो है नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि पखारो टाइगर सफारी जो है अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, उत्तराखंड का पहला टाइगर सफारी उत्तराखंड को मिल गया है। भाई अब ये इमरान खान है, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि कल इंडिया जीत गई है ना, मज़ा आ गया। कोहली ने तो बहुत बहुत ही प्यारा खेला, अब तक का उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ मैच में से एक था वो, है ना। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है कि नवाब शरीफ जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे होल्डिंग ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू, इनका नाम जो है पनामा पेपर्स वगैरह में ही आया था। तो छोटी सी न्यूज़ है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इमरान खान के, तो एक बार देख सकते हैं, कुछ खास ऐसा है नहीं, है ना। ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत, ये अफगानिस्तान, ये डायरेक्ट लिंक बैठता है। हमारी जो बाउंड्री है अफगानिस्तान से भी टच होती है, पाकिस्तान से भी टच होती है, इधर चाइना से टच होती है, ये नेपाल से, ये भूटान, ये बांग्लादेश, और ये मैरीटाइम बाउंड्री जो है श्रीलंका से भी है ना। तो और ये म्यांमार से भी है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी चीज़ों को याद रखना है ना। 360 डिग्री आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 360 डिग्री स्टडी करना है। जो भी पढ़ रहे हैं उसको बारे में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह सोचना है। अब देखिए एक ये इंपॉर्टेंट चीज़, तमिलनाडु केरला के अंदर जीआई टैग दिया गया है पोकाली राइस। पोकाली राइस क्या है? सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी ग्रोन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि समुद्र का खारा पानी है ना। अब समुद्र का खारा पानी है वहीं से आता है, तो वो जो आसपास के जो पानी वो भी खारे हो जाते हैं। तो जो पोकाली राइस है वो क्या है? सॉल्ट वाटर क्या है? टॉलरेंट है। मतलब सॉल्ट वाटर में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है, अच्छे से फसल देता है। इन द कोस्टल वेटलैंड्स ऑफ केरला यूज ए सिक्वेंशियल पैडी फिश कल्टीवेशन। पैडी फिश कल्टीवेशन के लिए भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। आफ्टर द कल्टीवेशन पैडी जून से नवंबर के बीच में कल्टीवेशन होता है। स्टबल एक्ट एज अ फूड फॉर द फिश कल्टीवेशन। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो स्टबल्स बचते हैं, जैसे कि स्टबल बर्निंग आपने सुना होगा ना, है ना। यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग वगैरह होती है। पर यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो बच जाता है स्टबल, वो किसके यूज होता है? वो फिश के यूज होता है। फिश उसको खा लेती हैं तो उनका पेट भर जाता है। तो एक साथ कितना हो जाता है? दोनों काम हो जाता है। तो फिश कल्टीवेशन भी हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? जीआई पोकाली राइस का भी कल्टीवेशन हो रहा है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हाउ द कल्टीवेशन इज अंडर थ्रेट इन द रिसेंट टाइम। अभी जो कल्टीवेशन है ये थ्रेट में है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं सूट कर पा रही है ना। लो क्रॉप प्राइस, क्रॉप की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से वो ग्रो, लोग जो फार्मर्स हैं उसको ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि भाई जब पैसे नहीं मिल रहे तो क्यों ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से वो उनका अप्रोच है। जो डिस्टर्बेंस इंक्रोचमेंट ऑफ द मैरीन एंड एस्चुरीज इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अगर एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम जाती है तो बाकी उसका इम्पैक्ट जो है दूसरी चीज़ में भी मिलती है। अगर इस कल्टीवेशन में प्रॉब्लम गई तो देखिए राइस का उत्पादन तो कम होगा ही है ना, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से फिश में भी प्रॉब्लम जाएगी, फिश कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम जाएगी, और उसकी वजह से कुछ और जा सकता। तो एक साथ चीज़ें कितनी ज़्यादा लिंकेज है। तो ये लिंकेज जब आप समझने लग जाएंगे और अपने आंसर में पुट करने लग जाएंगे, तब डेफिनेटली आपके आंसर में क्वालिटी दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। जो भी न्यूज़ पढ़िए, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से पढ़िए कि आपको इसी तरीके से चीज़ों को याद रखना है, चीज़ों को लिंक करके लिखना है, पढ़ना है ना। आई होप आप, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है क्या? पोकाली राइस के बारे में, जो सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आई होप आपका आज आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, है ना, क्या चीज़ें इसके अंदर इम्प्रूव की जा सकती हैं आप लोगों को, और क्या डिमांड है, आप चाहें तो इसमें बता सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल फ्री है, कमेंट सेक्शन में आप जाइए और चीज़ों के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
एजुवर्स के बारे में बताइए, है ना। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज सीरीज भी लेके आने वाले हैं। हमारा एक नया चैनल है जो एजुवर्स आईएएस से रिलेटेड है, ये सिर्फ न्यूज एनालिसिस देखेगा। इस चैनल के अंदर मैं नीचे लिंक दे दूंगा बाकी चैनल्स की भी, तो उसको भी जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो एजुवर्स आईएएस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एजुवर्स आईएएस के अंदर हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, मैपिंग वगैरह वहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे न्यूज़ का, प्रॉपर न्यूज़ को एनालिसिस देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, आंसर राइटिंग देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर इस चैनल के अंदर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ जो कर सकते हैं आप उसको आप फटाफट इसको फैला दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।